हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो मेन सेक्शन एरिया है वो हमारा कंप्यूटर सेक्शन एरिया है। तो जितने भी टीसीएस के द्वारा प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर सेक्शन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो आपका आने वाला अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, द फिल इन द ब्लैंक फंक्शन इन एम एस एक्सेल 2010 इज यूज टू फाइंड एवरेज या फिर मीन ऑफ नंबर। देखो, एवरेज या फिर मीन ऑफ नंबर की कभी भी बात की गई होगी अगर आपके क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आपको पता होना चाहिए कि मीन ऑफ नंबर क्या होता है। सर, हमारा एवरेज की ही बात करते हैं। तो चाहे एवरेज दे रखा हो, चाहे मीन ऑफ नंबर की बात दे रखी हो, तब एक्सेल में कौन सा फंक्शन आप यूज़ करते हैं? तो सर, इसके लिए हम एवरेज फंक्शन यूज़ करते हैं। तो देखो, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए शॉर्टकट में भी दे रखा है एवीजी, पर एवीजी नहीं यूज़ करते, हम जो एवरेज है उसको पूरा लिखते हैं। अच्छा सर, ये तो हमें लग गया पता। तो इसका सर सिंटैक्स भी कुछ होता होगा? हाँ बेटा, इसका सिंटैक्स भी होता है कि आप इसको फॉर्मूला में कैसा लिखते हो। तो इसका एक तरीके से सिंटैक्स होता है। बेसिकली सिंटैक्स हम किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ जो रिटर्न में लिखी होती है, फिर उसको आप कैसे यूज़ करते हो। जैसे मैथ्स में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, तो वैसे ही अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बोल देते हैं तो उसको हम सिंटैक्स बोल देते हैं। जो आप मैथ्स में फॉर्मूला बोलते हो ना, जो पहले से ही बनी बनाई चीज़ें होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, तो वैसे सिंटैक्स होते हैं जब हम कंप्यूटर की भाषा में इसको बोलते हैं। तो जैसे हम एवरेज फंक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इक्वल टू से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? एवरेज। एवरेज के बाद हम क्या करते हैं? फंक्शन की बेसिस स्टार्ट करते हैं। फंक्शन बेसिस कौन सी होती है, आपने हमेशा याद रखना है, ये वाली होती है। ये वाली जो हमारी बेसिस होती है, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल ब्रेसिस बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन की क्या बोलते हैं? ब्रेसिस बोलते हैं। ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फंक्शन के ब्रेसिस कौन से होते हैं या फिर ब्रैकेट्स कौन से होते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं? हमारे ये वाले होते हैं। अब देखो, एवरेज के अंदर आप क्या 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 आर्गूमेंट या फिर किस टाइप की वैल्यूज़ आप पास करते हो। कई बार एग्जाम में आर्गूमेंट लिखा होता है और कई बार इसको वैल्यू लिखा होता है। तो आपने याद रखना है, चाहे एग्जामिनर ने आर्गूमेंट लिखा है चाहे उसने वैल्यू लिखा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और वैल्यू क्या हो सकती है? जैसे मैं बोलूँ 10 हो गया, 20 हो गया, तो ये क्या है? आर्गूमेंट भी है यही है और वैल्यू भी यही है, बस उसे बोलने का तरीका अलग है। कई आर्गूमेंट बोलते हैं उसको, कई इसको वैल्यू बोलते हैं। तो एवरेज फंक्शन के अंदर क्या दे दिया मैंने, मुझे क्या करना है? मुझे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो मान लेते हैं मैंने वैल्यू नंबर 1 दे दी, है ना, फिर मैंने वैल्यू नंबर क्या दे दी? 2 दे दी। इसके बाद जितनी मर्जी मैं चाहूँ उतनी मैं यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकता हूँ। तो ऐसे करके क्या होता है, हमारा एवरेज फंक्शन वो वर्क करता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे कैसे वो वर्क करता है और एवरेज फंक्शन हम कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो आपका एवरेज फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं? एक तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। बाकी देखो, जो हमारे पास एवरेज होता है ना, एवरेज आप क्या कर सकते हो? या तो आप नंबर नंबर लिख सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, एक पूरी एक रेंज दे सकते हो, जिसको हम क्या बोल देते हैं? हम एरे बोल देते हैं। या फिर हम एक रेफरेंस भी दे सकते हैं एक्सेल की हेल्प से, ताकि आप किसी रेफरेंस के डाटा को उठाकर उसका भी आप एवरेज निकाल पाओ। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एवरेज। अच्छा सर, इसका एग्जांपल बता देंगे कि? तो देखो, एग्जांपल काफ़ी सिंपल है। आप तो क्या करोगे, जो आपके पास एवरेज दे रखा है, जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने एवरेज निकालना है, किसका निकालना है? मान लेते हैं कि मेरे पास वैल्यू एक 3 थी, एक 7 थी और एक मेरे पास क्या थी यहाँ पे 5। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो इसका राइट आंसर कितना निकल आएगा? सर, अगर हमें एक्सेल के अंदर इस फॉर्मूला का यूज़ किया होगा तो मेरे पास कितना राइट आंसर आएगा? सर, हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 राइट आंसर आ जाएगा। सर, कैसे आएगा? देखो, जैसे आप मैथ्स में क्या करते हो, एवरेज निकालते हो, कैसे निकालते हो? आप बोलते हो सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर, नंबर कौन कौन से है? 3 है सर हमारे पास, 7 है और हमारे पास 5 है। ये हमारे पास आता है सम ऑफ नंबर। डिवाइड बाय टोटल, मतलब ये बोल सकते हैं सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय हमारे पास टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 1 2 3, हमारे पास 3 नंबर है यहाँ पे। ओके, तो जैसे आप ऊपर प्लस करोगे कितना आएगा? 7 3 का 10, मतलब 7 प्लस 3 10 और 10 प्लस 5 15। तो 15 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाता है आपका बेटा? 5 आ जाता है। तो ऐसे करके आपका क्या निकलता है? एवरेज निकलता है। ये कंसेप्ट आपको हो गया क्लियर। अब देखो, सेकंड कंसेप्ट एक और आता है। जैसे हम थोड़ा एडवांस एक्सेल पढ़ते हैं, वहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है ना। यहाँ पे तो क्योंकि काफ़ी टीचर्स हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन ही करते हैं, क्योंकि उनको ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। सिंपल सा फंडा ऐसा है कि जब आप एवरेज फंक्शन पढ़ते हो तो उसमें कुछ एक तरीके से हम बोल सकते हैं, कुछ ऐसा डाटा हैंडलिंग की कुछ रूल्स आ जाते हैं। उसमें क्या होता है हमारे पास बेटा, एक डाटा को जब आप हैंडल करते हो ना, डाटा हैंडलिंग के कुछ रूल चल पड़ते हैं उसके साथ। अब सर, डाटा हैंडलिंग के रूल क्या मतलब? जैसे बेटा आप ऐसे समझ लो कि जो हमारा एक्सेल है ना, या फिर जो जब हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो एक्सेल में जब एवरेज फंक्शन यूज़ करते हो ना, तो वो क्या करता है, एक्सेल क्या करता है, अगर आपका जो वैल्यू है जिसमें जो आपकी एक तरीके से सेल है, सेल कौन से सर? हमारे एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल को वो इग्नोर कर देता है ना। इनको क्या करता है, डाटा हैंडलिंग में किस किस चीज़ों को इग्नोर करते हैं? आप ऐसे नोट कर लेना कि सर कुछ जो वैल्यूज़ है उसको क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। अब कौन कौन सी वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको एक्सेल इग्नोर कर देता है? वो एम्प्टी सेल हो सकते हैं। इसके अलावा
कोई भी ऐसा सेल जिसमें क्या होगा, या तो आपकी कोई टेक्स्ट वैल्यू होगी, जैसे हम ABC बोल देते हैं, या तो आपका क्या हो जाएगा, लॉजिकल वैल्यूज़ हो जाती हैं। अब सर लॉजिकल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, या तो कोई चीज़ ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। और ट्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉल्स हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी एक्सेल में आप क्या यूज़ करते हो, एवरेज फंक्शन यूज़ करते हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक्सेल ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको एक तरीके से इग्नोर कर देता है। किसको इग्नोर कर देता है सर, अगर आपने जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, अगर वो कोई रेंज दे रखी है, अगर उस रेंज में कोई सेल में कोई वैल्यू ही नहीं है। अब सर इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक रेंज दे दी, ठीक है, A1 दे दिया, A2 दे दिया, A3 दे दिया और A4 दे दिया, है ना। बाकी मैंने सभी के अंदर डाटा डाला है। मैंने क्या डाला है, यहाँ पे 3 डाला है, मान लेते हैं 5 डाला है, और यहाँ पे लास्ट में कितना डाला है, 7 डाला है ना। और जो यहाँ पे A3 है, ये क्या हमारे पास एम्प्टी सेल है, ये हमारे पास क्या है बेटा, खाली है। ओके, तो खाली को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी बोल देते हैं। तो जब एक्सेल के अंदर मैंने यही चीज़ पास कर दी कि अगर आपको एवरेज निकालनी है, ठीक है, इसको आप पूरा लिखना है, एवरेज। एवरेज इससे निकालनी है आपको, A1 से लेकर आपके पास जो A4 की वैल्यूज़ हैं, इनकी आपको क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तब इसका भी राइट आंसर कितना आएगा सर, हमारे पास 5 आएगा। क्योंकि एक्सेल क्या करता है, जो खाली चीज़ होती है इसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है ऑटोमेटिकली। तो बस वही चीज़ होती है जो के जो टीचर है वो नहीं बताते हैं, कि जो एम्प्टी सेल्स होता है उनको क्या करता है, एवरेज फंक्शन इग्नोर कर देता है। बाकी देखो यहाँ पे ये कंसेप्ट मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे एक और टर्म है। देखो टेक्स्ट तो ऑटोमेटिकली इग्नोर होगा ही, क्योंकि टेक्स्ट से तो एवरेज निकालेंगे नहीं। मेन फंडा आता है लॉजिकल वैल्यूज़ का, क्योंकि लॉजिकल में भी क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। या तो कोई चीज़ हमारी 1 हो सकती है, या तो कोई चीज़ हमारी 0 हो सकती है। तो देखो 0 और 1 क्या है हमारे पास सर, मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं। तो मैथमेटिकल वैल्यूज़ के ऊपर भी हम क्या लगा सकते हैं, एवरेज तो लगा सकते हैं। 0 के ऊपर तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जहाँ पे वैल्यू 1 आ जाती है, तो वहाँ पे एवरेज में थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। तो उसको हैंडल करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम सर यूज़ करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन आता है, एवरेज का ही भाई होता है एक तरीके से, उसको हम क्या बोल देते हैं, एवरेज ए। उसका नाम होता है एवरेज, एवरेज। और इसके आगे सिंपल ए लिखा होता है, बस ये याद रखना है आपने। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ तो आपको याद रहे कि एवरेज ए आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जब आपको लॉजिकल वैल्यूज़ को भी क्या करना होता है एक तरीके से, या फिर लॉजिकल वैल्यूज़ हैं या फिर कोई आपकी टेक्स्ट है जिनको आपने रिप्रेजेंट किया होता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर, है ना। या तो आपके पास क्या है बेटा, लॉजिकल कोई वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे नॉर्मली आपका 0 या फिर 1 है, ये लॉजिकल वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा बोल देते हैं अगर हमारे पास कोई एक ऐसे टेक्स्ट हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी नंबर को बताने का काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि जो ए है उसके अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है, 10 पड़ी है, तो ए क्या एक तरीके से टेक्स्ट है, पर वो बता किसको रहा है, किसी नंबर को बता रहा है। तो अगर आपको इस टाइप की वैल्यूज़ के साथ भी क्या करना है, बेसिकली आपने फॉर्मूला में ए लिखा होगा, पर एक्सेल इसको समझ जाएगा आप किसकी बात कर रहे हो। आप ए के द्वारा जो नंबर बताया जा रहा है, कौन सा नंबर बताया जा रहा है सर, 10 बताया जा रहा है, तो मुझे उसको भी इंक्लूड करना है अपने एक तरीके से एवरेज निकालने के लिए। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो उसके लिए अब एवरेज ए फंक्शन यूज़ करते हैं। तो एवरेज ए फंक्शन एक्स्ट्रा क्या काम करता है सर, लॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं, चाहे हमारे पास जो दूसरी वैल्यूज़ होती हैं, कौन सर, टेक्स्ट, जो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ एनी नंबर, या फिर कोई नंबर, रिप्रेजेंट ऑफ नंबर इन द कैलकुलेशन, इन द कैलकुलेशन। ओके, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, बेसिकली हम ए बोल देते हैं। मैंने बोला कि आप क्या करो, ए प्लस बी करो, और मैंने बोला ए के अंदर आपके पास 10 पड़ा है और बी के प्लस आपका 20 पड़ा है, तो आप कैसे करते हो सर, ए प्लस बी जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की जगह आप 10 रख देते हो, बी की जगह आप कितना रख देते हो, 20 रख देते हो, तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। तो वही ए और बी क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट है, पर उसकी जगह एक्सेल भी क्या करता है, ए और बी जब आप लिखते हो, अगर आपको ऑब्वियसली आपने एवरेज ए फंक्शन यूज़ किया है तब भी इसको कंसिडर करेगा। अगर आपने नॉर्मल एवरेज फंक्शन लिया होगा तब इसको क्या कर देगा, ये इग्नोर कर देगा, इसको मानेगा ही नहीं। पर जहाँ पे एवरेज ए आएगा वहाँ पे ये देखेगा, चेक करेगा कि ए किसी चीज़ को, ए के किसी नंबर को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है, तो वो देखेगा अच्छा ए 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा मुझे क्या करना है, अपने एवरेज निकालते समय 10 को भी इंक्लूड करना है। तो ये काफ़ी मतलब एक तरीके से ना हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, और मतलब जो इन डेप्थ में कोई चीज़ें पढ़ती हैं उनको ये बताया जाता है, तो नॉर्मल ओबियसली नहीं बताया जाता है काफ़ी, पर ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपके एग्ज़ाम में, आई होप है पूछा जा सकता है, तो मैंने वो चीज़ें आपको बता दी। बाकी देखो इन जनरल भी काफ़ी का अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी के बेस पे ही आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज भी साथ में होना चाहिए। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, टिपिकली फिल इन द ब्लैंक यूज टू सेंड ईमेल कार्बन कॉपी टू मल्टीपल रिसिपेंट एक्सेप्ट ईच रेसिपेंट कैन नॉट सी। देखो मैंने क्या बताया था, हम क्या करते हैं इसके लिए, हम सर BCC का यूज़ करते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड क्या करते हो आप, कार्बन कॉपी।
ब्लाइंड कार्बन कॉपी हम इसको बोलते हैं। ओके, समझ आ गया क्या मतलब है? बेसिकली वही लिखा है कि आप क्या करते हो, जैसे मान लेते हैं मुझे क्या करना था, मेल करना था। मुझे किसको मेल करना है, मान लेते हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं XYZ है ना, उनको मुझे क्या करना है, मेल करना है। पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मेल है वो हर एक पर्सन को ऐसा लगे कि वो मेल उसी के पास आई है। ओके, मैंने ये किया होगा, मैंने तो सिंपल एक मेल लिखी होगी और उसमें बाकी जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया होगा, उनको मैंने BCC कर दिया होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और मेरी मेल तो सभी को पता ही होगी, जो मैं जिससे मैं मेल कर रहा हूँ वो तो आ रही होगी। पर जब ये मेल आप सभी बच्चों के पास चली जाती है, सपोज कर लेते हैं मैंने एक मेल करी और यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं सपोज कर लेते हैं। तो जब मैंने BCC कर दिया, उनको ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी मेल है वो सभी 10 बच्चों को जाएगी, सभी 10 बच्चों को जाएगी। पर किसी भी बच्चे को ये पता नहीं होगा कि सर दूसरा बच्चा कौन था जिसको आपने ये मेल करी थी। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है कि जो आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक तरीके से हर पर्सन को यूनिक जाती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने A को भेजा, तो A को ये नहीं पता होगा कि सर ने इन्फॉर्मेशन ये B को भी भेजी है। ओके, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी इंटीमेशन ही नहीं होगी, है ना। ये इंटीमेशन कब आपको मिलती है, जब आपने किसी को CC किया होता है, इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। जब आप क्या करोगे, ऑफिस में लग जाओगे, तो आपका जो बॉस होंगे या फिर जो आपके सीनियर होंगे वो आपको क्या बोलेंगे कि आप मेल करो और मेल में CC कर देना मुझे, है ना। CC करने का मतलब क्या है कि एक कार्बन कॉपी मुझे भी कर देना। और कार्बन कॉपी में क्या होता है कि जब आप कार्बन कॉपी करते हो, बेसिकली आपने क्या किया, आपने किसी को मेल भेजी। मेल भेजने के बाद दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप BCC मतलब BCC करते हो और एक आप CC करते हो। तो CC करने का मतलब क्या होता है कि आपने जिसको मेल करी है उसको भी पता होगा कि ये मेल उसके पास आई है। इसके अलावा उसको ये भी पता होगा कि वो मेल आपको भी गई है। इसको बोलते हैं हम कार्बन कॉपी। ओके, समझ आ गया ना क्या फ़र्क होता है? इसमें बेसिकली सभी को इंटीमेशन होगी, कि सभी को पता होगा कि इस पर्सन को भी ये मेल गई है। पर BCC में किसी को भी पता नहीं होगा कि ये मेल मेरे अलावा किसको गई है। ओके, ये मतलब होता है दोनों में। तो ये मैंने आपको काफ़ी बार समझाया भी था कि ये सारे ईमेल से रिलेटेड होते हैं। बाकी ईमेल के प्रोटोकॉल मैंने आपको बताए थे, IMAP होता है हमारे पास, है ना, SMTP होता है, ठीक है, POP3 होता है, ठीक है, POP3 का पोर्ट नंबर 110 होता है ना। IMAP का काफ़ी आप बच्चों ने बताया था 143 होता है। बाकी इसके अलावा और आपको SMTP का बताया था 25 बताया सभी ने, ठीक है। वैसे इन बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है उनको कमेंट्स पढ़ के, कि एक्चुअल में होता ही ऐसा है कि जितना आप नॉलेज शेयर करते हो उतना आपका वो नॉलेज गेन होता है। तो इसका यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ISP प्रोवाइडर एक्सेस द इंटरनेट थ्रू द टेलीफोन लाइन, केबल, वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक्स। बेसिकली जो आपका इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? बेसिकली सर हमारे एक्सेस प्रोवाइडर वो काम करते हैं, है ना। जो हमारे पास ISPs होते हैं इनको क्या बोल देते हैं सर? इनको हम एक्सेस प्रोवाइडर भी बोल देते हैं। ओके, एक्सेस प्रोवाइडर किसको बोलते हैं सर? जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम होता है एक्सेस प्रोवाइडर। क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, एक तरीके से एक ऐसी एंटिटी होती है जो हमें एक फिजिकल नेटवर्क देती है ना। जैसे हम बोल देते हैं कि जियो ने अपनी क्या बिछाई है, तारें बिछाई हैं, एयरटेल ने अपनी तारें बिछाई हैं, मतलब एक पूरा नेटवर्क बनाया है उन्होंने, अपने टावर वगैरह बनाए हैं, है ना। तो जो एक तरीके से पूरा नेटवर्क जो बना के देते हैं उनको हम बोल देते हैं एक्सेस प्रोवाइडर, कि वो हमें एक इंटरनेट बना के दे देते हैं जिसके ऊपर हम कनेक्ट होते हैं, है ना। उसकी उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फर्दर अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यही पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? आपका A बन जाएगा। बाकी अगर पूछ ही लिया जाए कि आप किसका यूज़ करते हैं, सर हम वायर का यूज़ कर लेते हैं, है ना। हम क्या क्या कर सकते हैं सर, वायर की हेल्प से अपना कनेक्शन बना सकते हैं, या सर हम वायरलेसली बना सकते हैं, है ना। जिसको हम क्या बोल देते हैं, वायर कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम गाइडेड कनेक्शन बोल देते हैं। और जो हमारे वायरलेस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अनगाइडेड कनेक्शन बोल देते हैं। जब आप नेटवर्किंग पढ़ती है ना, तो वहाँ पे आप ये चीज़ समझते हो कि सर जो हमारे पास कुछ कनेक्शन होते हैं जो मतलब तारों की हेल्प से अगर हम बनाते हैं। तार कौन कौन सी हो जाती है, जैसे हम बात बात कर लेते हैं, हमारे पास सिर्फ कॉपर वायर हो जाती है, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोएक्सियल वायर बोल देते हैं, है ना। नॉर्मली हम कॉपर बोलते हैं, पर जो नेटवर्किंग है वहाँ पे इसको हम कोएक्सियल बोल देते हैं। कोएक्सियल के अलावा सर हम फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, एक वायर, है ना। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ हमारे पास गाइडेड मीडिया होता है। बाकी अनगाइडेड में क्या आ जाती है, जैसे आप वाईफाई का यूज़ करते हो, है ना, वाईफाई का यूज़ करते हो, रेडियो वेव्स का आप यूज़ करते हो। तो ये सारे किस टाइप का एग्जाम्पल आता है, चाहे आप ब्लूटूथ का यूज़ करते हो, क्योंकि वो सारा वायरलेस नेटवर्क होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अनगाइडेड नेटवर्क भी बोल देते हैं। तो ये डाटा होता है एक क्वेश्चन के बाद जो इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये सारा हो सके तो आप क्या करो, अच्छे रंग से नोट्स करते रहा करो, क्योंकि जितना आप करोगे उतना ही आपको क्या होगा, वो चीज़ें क्लियर होंगी और आपके ऑब्वियसली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ओके, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डॉलर साइन इज़ यूज टू मेक। देखो डॉलर साइन से मैं आपको पहले बताया था किस टाइप का रेफरेंस बेटा हम बनाते हैं सर, इससे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है फोर्थ क्या बन जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा।
देखो बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर मैं बात करूँ जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने बताया था एक हमारे पास बेटा रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है और एक हमारे पास क्या होता है मिक्स्ड होता है। 3 ही रेफरेंस होते हैं, एक रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट और तीसरा हमारा आता है मिक्स्ड। तो ये 3 होते हैं। अगर एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ये बताओ कि ऐसी कौन-सी शॉर्टकट की होती है जो क्या करती है, अगर आपको क्या करना है, एक जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फिल इन द ब्लैंक की व्हाइल एडिटिंग अ सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली साइकल्स थ्रू एब्सोल्यूट या फिर मिक्स्ड या फिर रिलेटिव। तो उसके लिए अगर आपको शिफ्टिंग करनी है तो उसके लिए आप कौन सी की का यूज़ करते हो? F4 का यूज़ करते हो। अब कई बच्चों को समझ नहीं आएगा सर आपने क्या बोल दिया। बेटा एक्चुअली मैंने ये बोला कि मान लेते हैं आपने क्या किया है, आपने एक सेल है, आपका एक सेल है, उस सेल का नाम क्या है मान लेते हैं, उसका वो एड्रेस है एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का एग्जांपल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक मेरा सर ने बना दिया $A1, $A और $1। इसको मैंने क्या बना दिया कि ये सर हमारा किस टाइप का सेल बन गया, ये हमारा एब्सोल्यूट सेल बन गया। ओके, ये किसका एग्जांपल आ गया? एब्सोल्यूट सेल का। ये मेरा क्या आ गया? एब्सोल्यूट सेल। अच्छा सर एब्सोल्यूट सेल आपने बना दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, मेरा मन किया कि यार मुझे इसको एब्सोल्यूट नहीं बनाना था। मुझे इसको कैसे बनाना था? मुझे इसको मिक्स्ड बनाना था। ठीक है? मिक्स्ड का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लें तो मुझे क्या करना था, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था कि इसमें मुझे ए है उसको एक तरीके से नॉर्मल रखना है और दूसरे को मुझे क्या करना था, मुझे उसको एक तरीके से एब्सोल्यूट में बनाना था। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, सर मैंने कॉलम को क्या कर दिया, जो हमारा ये है ए हमारा क्या है सर, यहाँ पे कॉलम है। तो कॉलम को मैंने क्या कर दिया, कॉलम को मैंने रिलेटिव बना दिया और दूसरे को मैंने क्या कर दिया, दूसरे को मैंने एब्सोल्यूट बना दिया, है ना। तभी इसको हम क्या बोल देते हैं, जहाँ पे रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों काम करते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं सर, मिक्स्ड सेल बोल देते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मिक्स्ड सेल कौन सा होता है, क्या वो वर्क करता है। तो मिक्स्ड सेल वही होता है जहाँ पे एक रिलेटिव भी होता है दूसरा हमारा एब्सोल्यूट भी होता है। ठीक है, तो ये आता है। चलो तीसरा एग्जाम्पल क्या आ गया, मान लेते हैं मुझे मिक्स्ड भी नहीं बनाना था, तो मुझे क्या बनाना था, मुझे रिलेटिव बनाना था। तो रिलेटिव में क्या होता है सर, कुछ नहीं, सिंपल आपको डॉलर को हटा देना है तो रिलेटिव बन गया। तो A1 मेरा क्या बन गया, एक रिलेटिव बन गया। अब देखो मैंने क्या चीज़ क्वेश्चन में आपको बोली कि मैं कल को चाहता हूँ कि मैंने एक ये सेल तो बनाया, एब्सोल्यूट सेल मैंने बनाया था, पर मैं चाहता हूँ मुझे एब्सोल्यूट से आगे शिफ्ट होना है, मुझे इसको नहीं बनाना है। तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट की होती है, वो कौन सी होती है कि आपको क्या करना है, एक तरीके से आपको ऑटोमेटिकली क्या करना है, चेंज करना है इनके स्टेट को। मतलब एब्सोल्यूट से आपको मिक्स्ड में जाना है, मिक्स्ड से आपको क्या जाना है, रिलेटिव में जाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो? सर इसके लिए हम F4 का यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा यूज़ करते हैं मैं इसको लिख देता हूँ, ये थोड़ा हैंग कर रहा है, इसको F4 का हम क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। ये करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एग्जाम में पूछी जाती है कि आपको क्या करना है, बेसिकली सेल के एक तरीके से रेफरेंसेस चेंज करने हैं, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो? सर हम F4 का यूज़ करते हैं। तो ये एग्ज़ाम रेलिवेंट डाटा होता है, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। तो जितना आप प्रैक्टिकल चीज़ें समझोगे उतना ही क्या होगा, एग्ज़ाम में यही अगर लाइन में दी होगी तो वो आपको समझ आ जाएगी, अच्छा सर इसकी बात कर रहे थे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीबोर्ड शॉर्टकट टू पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ इन वर्कशीट। आपको क्या करना है, कोई वैल्यूज़ को क्या करना है, पेस्ट स्पेशल के तरीके से क्या करना है, उसको एक तरीके से यूज़ करना है। तो इसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं? बेसिकली अगर नॉर्मल जब आप पेस्ट करते हो ना, तो उसके लिए हम पता है नॉर्मल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सर, कंट्रोल प्लस अवी का हम यूज़ करते हैं। पर जब हम पेस्ट स्पेशल की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल अल्ट प्लस अवी का हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास सर क्या बन जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ये काफ़ी अच्छी एक तरीके से हम बोलते हैं शॉर्टकट कमांड होती है। जब आपको क्या करना पड़ता है, अलग-अलग वैल्यूज़ होती हैं, उनको क्या करना पड़ता है, अपने बिहाफ़ पे पेस्ट करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट स्पेशल। बाकी देखो और क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको क्या करना है, एक आपके पास शॉर्टकट की कौन-सी होती है जो क्या करती है, एक तरीके से हम बोलते हैं कि एक लेगेसी शॉर्टकट होती है, किसके लिए? अगर कोई आपको ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, कौन-सा ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है? जैसे मान लेते हैं अगर आपको एक तरीके से लेगेसी इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए एक बार शॉर्टकट कमांड एग्ज़ाम में इसमें पूछी गई थी टीसीएस के द्वारा ही। तो उस ऑपरेशन के लिए कौन-सी शॉर्टकट कमांड आप यूज़ करते हो? तो देखो लेगेसी के लिए आप क्या यूज़ करते हो सर, एल्ट प्लस ई का आप यूज़ करते हो। उसके बाद आप क्या यूज़ करते हो, कीबोर्ड से आप एस प्रेस करते हो, साथ में आप लास्ट में जाके वी क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो ये अच्छी कीवर्ड है जो एग्ज़ाम रेलेवेंट बनती है, क्योंकि ये काफ़ी डेप्थ की नॉलेज होती है। तो इसको भी हो सकता है आप नोट कर लेना कि सर अगर हमें एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि बताओ कि एक और कौन-सी शॉर्टकट कमांड है जो पेस्ट स्पेशल के लिए पहले यूज़ की जाती थी, लेगेसी टाइम पे यूज़ की जाती थी। तो अल्ट ई, उसके बाद हम एस की प्रेस करते हैं, उसके बाद हम वी प्रेस करते हैं।
तो ये पहले पूछी जाती थी, आजकल तो शायद नहीं पूछी जा रही है। आजकल तो ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसको भी आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। ठीक है, तो कुछ डाटा होता है जो एग्ज़ाम रेलिवेंट बन जाता है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। बाकी देखो चीज़ें यही आती हैं, बस थ्योरी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑफ वर्कशीट एमएस एक्सेल। देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको कहाँ पे मिलती है, आप डाटा कहाँ पे देखते हो, वो चीज़ आपसे पूछी है। तो सर हम विजुअली डाटा हम देख लेते हैं हमारे ग्राफ के अंदर, है ना। विजुअल डाटा कौन देता है आपको, ग्राफ देता है। ग्राफ कौन कौन से होते हैं सर, जैसे हमारा, अगर अब ग्राफ की बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया, एक तरीके से करके ग्राफ बना दिया। तो ग्राफ में क्या आपको दिख रहा है कि 2010 में मान लेते हैं मेरे पास 500 मेरे बुक्स थी, वो मतलब बिक्री हुई थी। 2015 में मान लेते हैं मेरे पास 1000 बुक्स थी, वो बिक्री हो गई थी, है ना। तो ऐसे करके फिर मान लेते हैं फिर अगले साल 2020 में 5-5 साल का गैप रख रहे हैं, तो उससे मान लेते हैं मेरी बिक्री थोड़ी कम होगी, है ना। 1000 से मान लेते हैं 700 पे होगी। तो ऐसे क्या होता है, ग्राफ से आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से विजुअली दिख जाती है। ओके, तो ये चीज़ पूछी गई थी कि बेसिकली ग्राफ होते हैं, या फिर ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, चार्ट बोल देते हैं, है ना। कई बार ग्राफ लिखा होता है, कई बार क्या लिखा होता है इसको, चार्ट। तो चाहे ग्राफ लिखा हो चाहे चार्ट लिखा हो, तो बेसिकली ये क्या होता है, किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को वो क्या कर देता है, प्लॉट कर देता है। किस फॉर्मेट में, चार्ट की फॉर्मेट में, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेंड की फॉर्मेट में, या किसी पैटर्न की फॉर्मेट में, या तो एक तरीके से आपको एक ग्लांस दिखा देता है ना। ग्लांस समझते हो ना, कि आपको मतलब जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपको एक ही जगह पे दिख जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम ग्लांस बोल देते हैं। ये आपका इंग्लिश का वर्ड है, इसको भी समझना है कि ग्लांस होता है क्या है। जहाँ पे आपको सारा जो एक तरीके से डाटा था, वॉल्यूम ऑफ डाटा था, वो आपको एक ही फोटो में दिख जाता है। इसको हम बोलते हैं एट अ ग्लांस। तो ये कुछ डाटा होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको भी क्या करना है, आपने समझना है और नोट करके लिख लेना है। ओके, बाकी देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार एग्ज़ाम में यही पूछा गया था कि आप बताओ कि जो हमारे पास एक्सेल 2010 था ना, इसने एक स्पेशलाइज्ड विजुअल टूल एक तरीके से एक उस टाइम पे आया था, तो उस टूल का नाम क्या था। ठीक है, तो उस टूल का नाम क्या था, बेसिकली स्पार्क लाइन। इसको नोट करना तो ऐसे लिख लेना कि सर हमारे पास जो एक्सेल 2010 था, इसमें क्या आया था, एक एक तरीके से एक स्पेशलाइज्ड विजुअल टूल आया था। ठीक है, स्पेशलाइज्ड क्या आया था, विजुअल टूल आया था। सर उस टूल का नाम क्या था, उस टूल का नाम था स्पार्क लाइन्स। कल को यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, बताओ स्पार्क लाइन्स कब से इम्प्लीमेंट हुआ था, या फिर कब से आया था, तो आप बोलेंगे सर एक्सेल 2010 से वो आया था, क्योंकि ये उसका क्या था, उस टाइम पे स्पेशलाइज्ड टूल था, और वो काफ़ी एक तरीके से पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन एम एस एक्सेल 2010 कीबोर्ड शॉर्टकट। देखो कीबोर्ड शॉर्टकट अंडू के लिए कंट्रोल Z नहीं बताऊंगा, काफ़ी बार हमने देख लिया है। कंट्रोल X कट के लिए, कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल V हमारा पेस्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने करी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कट। तो कट के लिए वो आएगा कंट्रोल X। ठीक है, तो ये ईजी क्वेश्चन है, ये हम देखेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी बार ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज यूज टू रेफर ऑल सेल इन अ कॉलम H थ्रू J इन एम एस एक्सेल 2010 फॉर्मूला। तो देखो रेफरेंस के लिए आप किसका यूज़ करते हो, क्या बताया था मैंने सर, आप कॉलन का यूज़ करते हैं, जो ये वाला सिंबल होता है। तो ये वाला सिंबल देखो आपको कहाँ पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब है फोर्थ, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यही चीज़, सारी चीज़ें मैंने आपको तभी समझाई थी, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, बस आपको ये बोल दिया कि आपको एक फॉर्मूला, अगर आपको कोई वैल्यू को रेफरेंस करना है, बताना है उसको, तो उसके लिए आप किसका सहारा लोगे, आप कॉलन का सहारा लोगे। क्योंकि मैं जब भी आपको एक्सेल के फॉर्मूले बताता हूँ ना, मैं क्या लिखता हूँ, A1 से लेकर A4। तो ये क्या होता है, से लेकर, कि आप क्या करो, एक रेफरेंस दे रहे हो उसको, है ना। तो वही यहाँ पे एक थ्योरी लिख दी गई थी, उससे अब पूछा था कि बताओ कौन सा आपका राइट आंसर होगा। रेफरेंस आप कैसे देंगे, सर आपने कितनी बार बताया कि हम कॉलन का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो सर, अगर हम रेफरेंस की बात करते हैं, तो आपने बताया था कि जो हमारे पास एक तरीके से रोज़ होती हैं, वो कितनी होती हैं, क्योंकि रोज़ काफ़ी बार डाटा पूछा जाता है। ओके, कमेंट इसका कॉलम का आप कमेंट करोगे, मैं रोज़ का आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो आपका होमवर्क रहेगा। 1048576, ये मैं आपको तो लिखवाता हूँ बार बार, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ छप जाए। ठीक है, वैसे बोलते हैं ना कि प्रिंट होकर कोई चीज़ छप जाती है किसी चीज़ पे, तो वैसे आपके माइंड में ये सारी चीज़ें मुझे छपानी है, ताकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखोगे आप सीधा टिक करोगे। आपका होमवर्क आज का रहेगा कि कितने कॉलम्स होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं किसमें, हमारे एक तरीके से एक्सेल में, हाउ मैनी कॉलम्स, जो ए से स्टार्ट होके कहाँ तक जाते हैं, हमारे XFD तक जाते हैं। या आप मुझे बताओगे कि कितने कॉलम्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ नंबर। ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंप्यूटर दैट होस्ट द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। तो वेबसाइट कौन होस्ट करता है सर, हमारे वेब सर्वर।
मैंने कितनी बार बताया वेब सर्वर काम क्या करते हैं, वेबसाइट को होस्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका सेकंड राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, एक और पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन दे रखे थे अलग अलग, तो उनको भी आप देख लो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दे रखा था कि चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है किसी वैलिड ईमेल एड्रेस की, तो देखो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी बन जाएगी, यहाँ पे देखो हमारा बन जाएगा अ वैलिड ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ एन ईमेल प्रीफिक्स एंड एन ईमेल डोमेन एट बोथ एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। देखो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, करेक्ट बन जाएगी। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट दे रखा है, द डोमेन अपीयर्स टू द राइट ऑफ एट दैट सिंबल। ठीक है, जो हमारा डोमेन होता है वो बेसिकली राइट हैंड साइड पे होता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि द डोमेन अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारे पास, थर्ड स्टेटमेंट गलत बन जाएगी। क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप ईमेल लिखते हो, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने लिख दिया example@gmail.com, gmail.com, तो बेटा यहाँ पे डोमेन क्या है आपका, तो सर हमारा जो डोमेन है वो ये वाला है, ये हमारा क्या आ जाता है सर, डोमेन आ जाता है। और जो हमारा स्टार्टिंग का आता है इसको हम क्या बोल देते हैं, यूज़र नेम बोल देते हैं, कि यूज़र ने अपना कुछ नाम लिखा है। और इस सिंबल को हम क्या बोल देते हैं सर, ऐट द रेट सिंबल बोल देते हैं। ठीक है, ऐट द रेट हम इसको बोल देते हैं, सिंबल का नाम है ये, ऐट द रेट सिंबल होता है ये। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई थी कि जो आपका डोमेन होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है। ऑब्वियसली सर राइट हैंड साइड पे हमारे ऐट द सिंबल के कहाँ पे है सर, राइट हैंड साइड पे है। पर अगली स्टेटमेंट इसने बोला कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होता है, यूज़र का नाम होता है, ना कि डोमेन होता है। तो इसका मतलब है थर्ड हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाएगी ईमेल एड्रेस के कॉन्टेक्स्ट में। समझ आ गया क्या मतलब होता है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने समझनी है, कोई भी चीज़ आपने रटनी नहीं है। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि जितना आपको हो सके उतनी चीज़ें आपको समझानी है, रटवानी नहीं है कोई भी चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इन एम एस वर्ड 2010 यूज टू रिमूव ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लीविंग ओनली अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो, देखो फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो, एक तरीके से क्लियर और फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट होमवर्क, होमवर्क नंबर 2 आपका क्या रहेगा, आप मुझे बताएंगे शॉर्टकट कमांड फॉर क्लियर द फॉर्मेटिंग, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैं तो बता दूंगा, मेरे बताने से क्या आप ज़रा भी एफर्ट नहीं लगाओगे। आपका होमवर्क रहेगा शॉर्टकट कमांड टू क्लियर द फॉर्मेटिंग। ओके, आपको डाटा नहीं क्लियर करना है, पर डाटा के ऊपर जो फॉर्मेटिंग लगाई है उसको आपको क्लियर करना है, क्लियर द फॉर्मेटिंग। इसके लिए आपके पास कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है, आपका होमवर्क नंबर 2 रहेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अवेलेबल अंडर द डाटा टैब। तो डाटा टैब के अंदर आपके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है, तो देखो पेस्ट नहीं होता है। पेस्ट हमारा कहाँ होता है, बेसिकली ये हमारा होम टैब के अंदर होता है। पेस्ट हमारा होम के अंदर होता है, सेव हमारा फाइल टैब के अंदर होता है, टेबल हमारा इंसर्ट टैब के अंदर होता है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो इसका मतलब कौन सा बच गया सर, हमारा फिल्टर बच गया। तो फिल्टर हमें कहाँ मिल जाएगा सर, हमारे डाटा टैब के अंदर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो इनको भी क्या करना है, अपने नोट करके लिख लेना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग आइकन रेफर्स टू अंडू। तो अंडू के लिए देखो कौन सा सिंबल होता है, तो वैसे हमें पता है अंडू की शॉर्टकट कमांड क्या होती है सर, कंट्रोल+Z होती है, जो आपने पता नहीं कितनी बार बता दी है। तो अब अंडू का सिंबल कौन सा होता है, बेसिकली ये वाला कौन सा होता है आपके पास यहाँ पे, कि एक तरीके से एक ऐसा आइकन है जो कर्व्ड करता है कहाँ पे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। कौन होता है, देखो ये वाला। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, अंडू बोल देते हैं। बाकी ये तो आपको पता है, ये फॉर्मेट पेंटर का होता है, ये हमारे पास क्लिप बोर्ड का होता है। ठीक है, ये आपका रीड उसका होता है कि आपको क्या करना है, एक तरीके से इंप्लीमेंट दोबारा से करना है। इसके हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग आइकन्स होते हैं। बाकी मैंने आपको इसके बताया था ना, किसका बताया था मैंने, एक पेज फॉर्मेटिंग का होता है ना, ओरिएंटेशन का आता है, वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, मतलब ऐसे होता है लैंडस्केप का, और साथ में पोर्ट्रेट का ऐसे दे रखा होता है। तो जो इस टाइप का सिंबल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन बोल देते हैं, जो हमने देखा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हो ना डे टू डे लाइफ में, तब आपको ये क्लियर होती हैं। तो हो सके तो उनकी आपने क्या करनी है, सारी फ़ोटोज़ देखनी है कि सर कौन से सिंबल की कौन सी फ़ोटो होती है। बाकी नहीं होता, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा इसके रिगार्डिंग, कि फ़ोटोज़ के साथ जो सिंबल उनके नाम क्या होते हैं, आइकन्स क्या नाम क्या होते हैं, वो मैं डाल दूंगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इन एम एस एक्सेल 2010 इज़ यूज टू सॉर्ट द कंटेंट ऑफ अ रेंज और एन एरे। बेसिकली आपको सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, आप डाटा को अरेंज करते हो। अरेंज कैसे कर सकते हैं, या तो हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज कर सकते हैं, या तो घटते क्रम में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं सॉर्ट करना।
ओके, जैसे हम मेरिट निकालते हैं ना, मान लेते हैं कि जैसे कोई भी बोर्ड है, राज्य चयन आयोग मान लेते हैं, आपका जो HPRC है, वो क्या करता है, वो मेरिट कैसे निकालता है, जैसे बच्चों की मेरिट कैसे निकालते हैं, वो जो सबसे टॉप पे बच्चे होते हैं उसको फिल्टर कर देता है, टॉप पे कर देता है ना, बाकी जो लॉस चलते हैं वो नीचे नीचे आते रहते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग ऑफ डाटा। तो सॉर्टिंग ऑफ डाटा एक्सेल में हम कैसे कर देते हैं सर, एक्सेल में हम यूज़ करते हैं सॉर्ट फंक्शन का। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी फाइंड आपको पता ही है, कंट्रोल F का हम यूज़ करते हैं। फ़िल्टर से आप क्या करते हो, फ़िल्टरिंग से भी आप क्या करते हो, बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप फ़िल्टर यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे अगर आपको कोई डाटा देखना है या फिर ढूंढना है तो उसके लिए आप फ़िल्टरिंग का यूज़ करते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिल इन द ब्लैंक रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट और वेब पेज टिपिकली वन रन बाय इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप दैट इज रिटन एन अनफॉर्मल और कन्वेंशनल स्टाइल। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम बोल देते हैं ब्लॉग। ओके, ब्लॉग होती क्या है, एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया। तो ब्लॉग में मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने कोई अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने एक अपने वेब पेज के अंदर डाल दी, ठीक है। मैंने अपने कंप्यूटर के बारे में इन्फॉर्मेशन डाल दी कि बेटा कंप्यूटर ये होता है, ये होता है, ये होता है, XYZ। और कल को मान लेते हैं आपने सर्च किया कि कंप्यूटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई आपको ब्लॉग चाहिए, जैसे आप सर्च करोगे तो आपको मेरा एक ब्लॉग का पेज मिल जाएगा जहाँ पे मैंने कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। तो बस वही लिखा होता है कि एक ब्लॉग होता है जिसको क्या करते हैं, या फिर एक बंदा चला सकता है या फिर एक पूरा पूरा ग्रुप चला सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारी एक टीम है पूरी, तो मैंने अपनी टीम को काम दे दिया कि आप क्या करो कि हमारा एक ब्लॉग है, उसके ऊपर डे टू डे लाइफ पे जो बच्चों से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं या फिर कुछ अच्छे चीज़ें हैं जो बच्चों को देनी चाहिए, तो आप क्या करो डे टू डे उसको उसका एक ब्लॉग बना के क्या करो, एक तरीके से वहाँ पे ऐड करते रहो डाटा। तो इसको हम बोल देते हैं ब्लॉग। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास, द फिल इन द ब्लैंक फंक्शन इन MS Excel 2010 इज यूज टू ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट आइटम इनटू अ वन टेक्स्ट आइटम। आपको क्या करना है, हर एक जो अलग अलग टेक्स्ट है उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है। जैसे मैंने इसको आपको एग्जांपल बताया था, क्या एग्जांपल बताया था सर, आपने हमें एक फंक्शन बताया था, कौन सा, कनकैटिनेट फंक्शन। जैसे मैंने बताया था आपको अमन, आपको याद हो, मैंने बताया था अमन और कुमार। आपको क्या करना है, लास्ट के सेल में मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, आपको अमन कुमार बनाना है साथ में इकट्ठा करके। तो इसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हो सर, कनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका फोर्थ क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक इज अ जनरल डोमेन यूज्ड वर्ल्ड वाइड वेब। तो बेसिकली जो हमारे पास जनरल डोमेन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, वो कौन सा होता है, कॉम। और डॉट कॉम किसको बोलते हैं बेटा, आपको जो कमर्शियल साइट्स होती हैं ना, ठीक है, जो आपके पास कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, उनके लिए डॉट कॉम का यूज़ किया जाता है। डॉट इन कौन किसके लिए यूज़ किया जाता है, कि जो हमारे पास इंडियन जो साइट्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। जैसे आप देखते हैं ना कि डॉट इन की जो साइट्स होती हैं वो इंडिया की होती है। अगर मैं बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनकी साइट्स क्या होती हैं, .gov.in, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी क्या ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये कुछ इस टाइप के डोमेन्स होते हैं जो कि किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। अगर वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल है तो वो डॉट कॉम होता है। पर अगर हम बात कर लेते हैं किसी कंट्री की, जैसे इंडिया की है, तो इंडिया का डोमेन किससे स्टार्ट, मतलब किससे होगा, एक तरीके से डोमेन का नाम क्या होगा लास्ट में, तो उसका .in होगा, है ना। जितनी अलग अलग कंपनीज मतलब अलग अलग देश हैं उनके अलग अलग होते हैं। जैसे यूके का है .uk, है ना। फिर USA का है ना .USA करके, ऐसे करके होते हैं अलग अलग डोमेन्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्मॉल कस्टमाइजेबल टूल बार एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट विंडो दैट कंटेन अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज। देखो फ्रीक्वेंटली यूज्ड आपके पास क्या होती है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ओके, क्योंकि जो फ्रीक्वेंटली यूज जो मतलब आप बार बार यूज़ करते हो, कौन कौन से होते हैं सर, आपने बताया था। एक आप सर आप रीडू यूज़ करते हो, एक आप अंडू यूज़ करते हो, है ना। उसके अलावा और क्या यूज़ करते हो, सेव, अंडू, रीडू, ये आप क्या करते हो, सबसे ज़्यादा बार यूज़ करते हो। और ये आपको कहाँ मिलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मिलते हैं। अपने हिसाब से बाकी आप और भी कुछ ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो, पर जो मेजोरिटी ऑफ केस या फिर इन जनरल बोला जाए तो आपको ये तीनों मिल जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। वही लिखा है कि एक स्मॉल कस्टमाइजेबल टूल बार होता है, कहाँ होता है, टॉप लेफ्ट पे। जब आप अपना वर्ड ओपन कर लो चाहे एक्सेल ओपन करो, आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपके पास इस जगह पे, इसको मैं थोड़ा फिल कर देता हूँ इससे। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, आपका सर क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता है। बाकी स्टेटस बार में आपको बताया था कहाँ होता है बेटा, आपका यहाँ पे होता है, लास्ट में होता है आपका, मतलब बॉटम ऑफ एक तरीके से आपका एप्लीकेशन, वहाँ पे क्या मिलता है आपको, स्टेटस बार मिलता है ना। स्क्रोलिंग बार क्या होता है, स्क्रोलिंग बार भी यहाँ पे जैसा यहाँ पे होता है, जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, अपनी एक्सेल शीट को मतलब ऐसे कर सकते हो। मान लेते हैं कि मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ इस तरफ से और इस तरफ से, तो इसको हम बोलते हैं स्क्रोलिंग करना। चाहे आप ऊपर नीचे कर लो, ऊपर नीचे कर लो, तो ये भी क्या है, स्क्रोलिंग है। तो ये भी आप एक्सेल में कर सकते हो।
बाकी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कीबोर्ड शॉर्टकट एम एस एक्सेल 2010 टू प्रीव्यू द वर्कशीट। अगर आपको वर्कशीट देखनी है बिफोर यू प्रिंट, मतलब प्रिंट होने से पहले अगर आपको उसका प्रीव्यू लेना है तो इसके लिए आप किसका यूज़ करते हो बेटा, कंट्रोल प्लस F2 का यूज़ करते हो। तो इसका मतलब है सर हमारा फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो इससे मिलते जुलते मैंने F2 का क्या बताया था आपको, F2 बेटा आप वहाँ पे यूज़ करते हो जहाँ पे अगर आपको एडिट करने हैं कंटेंट ऑफ द सेल। ये भी एक बार पूछा जाता है कि एडिट कंटेंट किसके, बेसिकली आपको कोई कंटेंट या फिर एडिट क्या करना है, सेल करना है, कंटेंट कर लो या फिर सेल। ठीक है, बेसिकली कंटेंट ऑफ सेल अगर आपको एडिट करना है या फिर आपको सेल एडिट करना है उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, F2 का यूज़ करते हो। F1 आप किसके लिए यूज़ करते हो, आप हेल्प के लिए यूज़ करते हो, है ना। बाकी F12 आप किसके लिए यूज़ करते हो, सर हम सेव एज के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये कुछ डाटा होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। ठीक है, तो चलो आज हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। 10 ये ईजी क्वेश्चन थे तो मैंने ये सारे करवा दिए। बाकी थोड़े और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उसको और अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और बाकी जो आपको 2 होमवर्क दिए हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट करके उसका राइट आंसर दे दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।